नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कभी-कभी दोस्तों विपक्ष अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेता है और सामने वाले के लिए वो फ़ायदे की वजह बन जाता है। ये बात देश की राजनीति में भी लागू होती है। हमेशा खिलाफ खड़े होना, खिलाफ बात करना सही नहीं होता। विपक्ष के लिए नहीं, किसी के लिए भी सही नहीं होता और विपक्ष को कभी-कभी ये भी शो करना चाहिए कि वो चाहता क्या है। बेहतरी के लिए सामने वाले को तर्क से बताए कि अच्छा क्या हो सकता है। इसे आप यूँ समझिए कि एक घटना जो 2 महीने पहले होती है, उसे इस तरीके से देश के सामने रखा जाता है 2 महीने के बाद कि उसके बाद ऐसा नुकसान होता है विपक्ष को कि उसकी भरपाई वो शायद कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि उस घटना को लेकर के इतना शोर मचता है देश, दुनिया में कि मत पूछिए। आप समझ गए होंगे कि मैं कौन-सी घटना की तरफ इशारा कर रही हूँ। उस वीडियो का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, जो 20 जुलाई को सुबह-सुबह वायरल होता है। द वेरी सेम डे मानसून सत्र भी शुरू होना था और इसके बाद में ऐसा सीन विपक्ष ने बनाया कि उसने खुद भी नहीं सोचा था। दरअसल भारत के विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना कुछ ऐसा ही था। मतलब अब तो इंडिया का नाम कुछ और भी दे दिया गया है क्योंकि ये मौका भी विपक्ष ने ही दिया है। वो नाम है घमंडिया। इस पूरी कसरत ने जो जुटान है उसके लोगों को, उनके समर्थकों के सबसे बड़े डर को आप ये समझ लीजिए कि सामने लाके खड़ा कर दिया। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे सीन को चुनावी अभियान के शंखनाद के रूप में बदल करके रख दिया। किसी को अंदाज नहीं था कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उसके बाद क्या होगा। सच तो ये है कि विपक्षी दलों का गठबंधन पिछले काफ़ी समय से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने और जो बेसिक मुद्दे हैं, उनकी नज़र में लाइक महँगाई है और इसको इग्नोर किया गया। ध्रुवीकरण के बढ़ते खतरे जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान विपक्षी दलों की जो खराब रणनीति इन द सेंस कि जिस तरीके से उन्होंने प्रेज़ेंटेशन किया, उसमें राजनीतिक कौशल यानी कि जो उसका एक मैनेजमेंट था, वो साफ दिखाई दे रहा था कि ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, लेकिन इनकी तैयारी ज़ीरो है। और विपक्षी गठबंधन का दावा है कि अविश्वास प्रस्ताव ने प्रधानमंत्री को संसद में आकर के बोलने के लिए मजबूर कर दिया। और शायद से अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो विपक्ष यही चाहता था कि बस एक बार प्रधानमंत्री आ जाएँ, तो पता नहीं हम उनका क्या बिगाड़ देंगे, उनको हम किस मुसीबत में डाल देंगे। हालाँकि विपक्ष का ये भी आरोप है कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ़ 2 मिनट बात की मणिपुर पे, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 ही मिनट बात की, लेकिन उसके बाद कई सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, ये भी मान लेते हैं। लेकिन रणनीति कितनी भी इम्पैक्टफुल क्यों ना हो, उसके नतीजे दोस्तों मायने रखते हैं। और ये बात
डेली रूटीन में भी काम आती है, यानी कि डेली रूटीन में भी उतनी ही प्रभावी है जितनी कि देश की राजनीति में। मान लिया कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री कम बोले, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को गलत ठहराने वालों ने ऐसे तर्क दिए कि उनका जवाब विपक्ष के पास नहीं दिया। विपक्ष के पास उसका जवाब नहीं था। अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, जिस तरीके से सदन में भारत माता की हत्या जैसी बात की उन्होंने, इट मीन्स वो अपनी पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। यानी कि जिस अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को बहुत बड़ा फायदा हो सकता था, आज उसी अविश्वास प्रस्ताव के कारण देश के प्रधानमंत्री को मौका मिल गया है। उन्होंने उसी दिन से अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने इस तरीके के तर्क रखे। सीधा सा अर्थ है कि अगर आप अपनी तैयारी करने में फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आप फेल होने की तैयारी ही कर रहे थे। विपक्षी दलों की तैयारी कितनी पुख्ता थी, ओ माय गॉड। 2018 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्षियों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात रखी थी, राइट। तब उन्होंने भुवनेश्वर प्रसाद दीक्षित की पंक्तियों के जरिए विपक्षियों के खराब मैनेजमेंट और उनकी खराब प्रिपरेशन तैयारी पे निशाना साधा था। उन्होंने तभी कहा था कि आप तैयारी करके नहीं आए हैं। अब इस बार देखिए, 2023 में उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया कि भगवान हर किसी के लिए कोई एक ऐसा साधन बना देता है जिससे वो कुछ अच्छा कर सके। यू गॉट माई पॉइंट। भगवान और विपक्षी दलों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने एक दूसरे कवि की पंक्तियों की मदद से गठबंधन की दरारों को उजागर कर दिया। 2028 में फिर से कोशिश करने के लिए उन्होंने इनवाइट कर दिया है। अभी से और मोदी सर ने कांग्रेस पे निशाना साधने का जो उन्हें मौका मिला ना, जो अविश्वास प्रस्ताव ने उन्हें एक मौका दिया, उन्होंने उसका पूरा फायदा लिया। उन्होंने अपने द्वारा प्रभाषित भारत के राजनीतिक इतिहास की भूलों को गिनाया। चाहे वो आप ये समझिए कि मिजोरम में किस तरीके से इंदिरा गांधी ने वहाँ एक्ट किया, कानून और व्यवस्था में जो होना चाहिए था उसकी उन्होंने नाकामी गिना दी। कांग्रेस पे निशाना साधने का मकसद भारत के समग्र राजनीतिक भूगोल को एक मैसेज देना था। और ये मौका किसने दिया? ये मौका किसने दिया? प्रधानमंत्री को। वो तो नहीं आते तो इतनी बातें भी नहीं करते। ये मौका किसने दिया? 2019 के चुनाव में 180 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने 91% सीटें ज्यादा जीती थी। ये उस रिकॉर्ड को दोहराना चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष के हमले में न धार थी, ना यू कैन से कोई फोकस ही नहीं था कि अविश्वास प्रस्ताव पे क्या करना चाहिए। अगर विपक्ष ये कहता है कि मणिपुर के मामले पे प्रधानमंत्री केवल 2 ही मिनट बोले, ठीक है, लेकिन राहुल गांधी तो अविश्वास प्रस्ताव पर ही कुछ नहीं बोले। उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि व्हाई ही स्टैंडिंग देयर, क्यों वो बोल रहे हैं। मतलब वो ये भूल गए कि उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पे बात करनी है। उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने इतने से में निपटा दिया। अब दूसरी बात यह है कि जो अच्छे वक्ता थे कांग्रेस के पास, उनको सामने ही नहीं आने दिया गया। और ये तो अच्छा हुआ कि अमित शाह को कहना पड़ा कि आप इनको भेजिए, ये अच्छा बोलते हैं, ये अच्छा बोलते हैं। लेकिन फिर बाद में गोबर भी कर दिया उन लोगों ने। तो ये मतलब तैयारी नहीं थी बिल्कुल भी।
भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर से उभरे और हाल ही में सांसद के तौर पे बहाल हुए थे राहुल गांधी। बहुत सारी उम्मीदें थी। इनफैक्ट लोगों को ये अंदाज था कि क्या होने वाला है, किसे? सत्ता पक्ष को, क्योंकि वो राहुल गांधी को अनकट सुनना चाहते थे। उन्हें पता था कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, लेकिन कम से कम कांग्रेस के लोगों को तो उन्हें थोड़ा पढ़ा के भेजना चाहिए था। कम से कम उन्हें, या तो कांग्रेस के पास कोई रिसर्च टीम नहीं है। आज की तारीख में अगर मैं देखूं तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर आपको ढूँढनी है तो उसके लिए आपको मशक्कत करनी पड़े। जितनी रिसर्च टीम, बड़ी रिसर्च टीम इस समय सत्ता पक्ष के पास है, ये एक जो गैप है, ये जो एक कमी है, ये विपक्ष में दिखाई देती है। खास तौर पे जब ये लोग राहुल को खड़ा करते हैं बोलने के लिए, और कई बार तो ऐसा सुना भी गया है कि अरे ये मत बोलिए, बड़ा बवाल हो जाएगा। सो मेनी टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन पीछे से ऐसा भी सुना गया है। अच्छा, अब अविश्वास प्रस्ताव के औचित्य को विपक्ष समझा ही नहीं पाया कि आखिर क्यों इस पे इतना टाइम वेस्ट किया गया। मतलब अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष का कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, उन्होंने गेन कर लिया। लेकिन 2 दिन तक विपक्ष ने अपना पूरा टाइम वेस्ट किया, ठीक से उन्होंने तैयारी नहीं की थी। यानी कि जो दूसरे दल थे ना, वो भी कुछ-कुछ बिखरे-बिखरे दिखाई दे रहे थे। नारेबाज़ी करते रहे वो, इंडिया गठबंधन और ये इस तरीके के नारे लगा रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव सरकार पलटने के लिए नहीं, बल्कि धारणा की लड़ाई जीतने के लिए लाया गया था। ये एक बात वो बार-बार कह रहे थे डे 1 से। लेकिन क्या इतने भर से काम हो जाता है? सवाल ये उठता है कि क्या हो पाया? भाजपा के लीडरशिप वाली सरकार कामयाबी के कई दावे कर रही है, लेकिन अब उन सवालों के जवाब भी देने चाहिए। विपक्ष सरकार पे आरोप लगाता रहा है कि महिलाओं पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ये भी एक तरह से समुदायों को बाँटने वाले नफ़रती अभियानों पर सरकार मौन बनी हुई, ये विपक्ष का कहना है। लेकिन जब ये बात होती है तो उसके बाद फिर स्मृति ईरानी टूट पड़ती हैं, तो उनकी वो बात भी फ़ेल हो जाती है। हाँ, ये बात समझ में आती है कि विपक्ष ये कहता रहता है कि सरकार महँगाई पर काबू पाने में असफल रही। 1 मिनट के लिए आप समझ लीजिए कि हाँ, महँगाई बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी और बाढ़ वग़ैरह आई तो इसमें कई काफ़ी मुश्किलें हुई। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो महँगाई है, ये जो बेरोज़गारी है, ये जो बाढ़ है, ये एक एक प्रोसेस है ना? जो महँगाई जो है, बेरोज़गारी है, अच्छा जुडिशरी में पेंडेंसी है केसेज़ की, तो इट्स लाइक ए प्रोसेस, ये ऐसा ही रहेगा। इसके लिए जो होना चाहिए, वो तो दिख रहा है ना, हम सभी को दिख रहा है। अभी-अभी कानून भी बदले हैं, ताकि पेंडेंसी कम हो। दूसरी बात, महँगाई की बात जहाँ तक है, अलग-अलग सेगमेंट में बेरोज़गारी के लिए काफ़ी सारी संभावनाओं के दर्शन नरेंद्र मोदी ने अपने अविश्वास प्रस्ताव वाले भाषण में ही करवा दिए। अच्छा, चलिए छोड़िए इन्हें कि महँगाई है, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विपक्ष को इन सभी पर, मतलब अगर उन्हें बात करनी थी ना तो प्रभावशाली तरीके से करते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसकी कमी दिखाई दे रही थी क्योंकि आज के तारीख में इंटरनेट युग है, हम इंटरनेट युग में विचरण कर रहे हैं और धारणा की लड़ाई जीतने के लिए एक नई तरीके की स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। भाजपा इसके लिए
यू नो जब सत्ता में नहीं थी, तब से वो नए-नए प्रयोग करती रही है, पर विपक्ष अभी भी अपनी जुमलेबाज़ी में लगा रहता है। मतलब क्या उन्हें इतने सारे वक्ताओं को मैदान में उतारने की ज़रूरत थी? क्या ऐसी कोई कोशिश की गई कि जो भी सब्जेक्ट था, उसका भूगोल थोड़ा-सा टटोल लिया जाए और फिर उसको जो परफेक्ट उनके वक्ता हैं, उनको दिया जाए, ताकि वो अपने सब्जेक्ट पे अच्छा से बोल सकें और सत्ता पक्ष को हिट कर सकें। लेकिन ऐसा भी दिखाई नहीं दिया। विपक्षी दल अपने मतदाताओं के सवाल और उनके अनुभव पेश कर सकते थे। हो सकता है ये सवाल सत्ता पक्ष को थोड़ा मुश्किल लगता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा, पिछले थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो विपक्षी दलों की कुछ उम्मीदें जगी। उन्हें एहसास हुआ कि लोगों में कहीं न कहीं बेचैनी है। राइट, मानते हैं बेचैनी है। लेकिन इस आधार पर एक मुहिम चला करके सत्ताधारी पार्टी को हिट करने के लिए उन्हें सोचना चाहिए था, लेकिन वो कर ही नहीं सके ऐसा। राजनीतिक बयानबाज़ी, जुमलेबाज़ी, देश की आकांक्षाओं और राजनीति में फ़र्क नहीं कर पाना दोस्तों, ये बड़ा गड़बड़ कर देता है। राजनीतिक दलों को देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और जो भू-राजनीतिक कहते हैं, उन सब सिनेरियोज़ और राजनीतिक सत्ता में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। देश हित में जो ज़रूरी है कि विपक्ष केवल ये ना दर्शाए कि वो किसके खिलाफ है, बल्कि वो सामने आकर के ये भी बताए कि होना क्या चाहिए। मतलब वो समस्या बताता है, समाधान नहीं बताता। हम आम बात करते हैं ना कि आप हमारे पास समस्या लेके मत आइए, सुझाव भी लेके आइए। तो विपक्ष भी ऐसा कर सकता है ना, वो केवल समस्या बता रहा है, सुझाव नहीं बता रहा है। अच्छा, कभी-कभी ये भी लगता है कि हमें हमेशा आलोचना नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि उस काम को जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस पे भी सोचना चाहिए। और ये तो आप समझ लीजिए कि राजनीति जो है ना, जो केवल बहस का एक सब्जेक्ट नहीं है। इस पे केवल बहस नहीं होनी चाहिए, इस पे कुछ और भी बड़ा होना चाहिए। यानी कि मजबूत विपक्ष ना हो, तो सरकार में भी वो मज़ा नहीं रहता। फिर जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जब हम बात करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों मजबूत विपक्ष होना ही चाहिए। आप खुद देखिए, स्वयं देखिए कि ये जो डॉट डॉट कंपनी है, किधर जा रही है? कितने सारे क्रैक्स इनमें आ चुके हैं। अब अगर मैं इनकी बैठकों की ही बात करूँ, ये सब्जेक्ट लंबा हो जाएगा। इनकी बैठकों की ही मैं बात करूँ, तो इनमें आपस में ही कहना चाहिए कि मोहब्बत की दुकान तो है, लेकिन आपस में मोहब्बत नहीं है। खुद ही ये कहते हैं कि हम मोदी को हटाने के लिए एक साथ हैं। हमारे मतभेद हैं, हमारे मनभेद हैं, लेकिन हम एक हैं। ये कैसे हो सकता है? जब आपके दिलों में इतने मतभेद हैं, मतलब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मुझे विपक्ष को देख कर के, मुझे राहुल गांधी के स्टेटस को देख के बड़ा अफ़सोस होता है। विपक्ष में अब इतने बुज़ुर्ग लोग भी हैं, शरद पवार जैसे लोग हैं, बचकानी हरकतें करते हैं। उधर बिहार में लालू यादव हैं, मतलब सब लोग अपने परिवार के लिए कहना चाहिए कि मरे जा रहे हैं। नीतीश की गर्दन काट दो, लेकिन मेरा बेटा बिहार का सीएम हो जाए। तो जहाँ ऐसी नीयत होगी, वहाँ आप कैसे किसी मजबूत विपक्ष की कल्पना कर सकते हैं? और नीतीश बाबू भी अनुभवी हैं,
लेकिन अब जो वो ऐसे लोगों में फँसे हुए हैं, तो वो अपने अनुभव का भी किस तरीके से इस्तेमाल करें। नीतीश बाबू हैं, शरद पवार हैं और इधर लालू यादव हैं। ये इन लोगों की गिनती मतलब थोड़ा मैच्योर लोगों में होती है। और अगर हम देखें खड़गे साहब को, तो वो गुलामी करते रहते हैं। उन्होंने कभी उनके पास क्या है, उनके पास कितना बौद्धिक या पॉलिटिकली उनके दिमाग में कितनी बातें हैं, वो कितने रिच हैं, आपने कभी सुना उनको? उन्होंने कभी नहीं बताया, उन्होंने कभी गाइड नहीं किया, उन्होंने कभी राहुल को गाइड नहीं किया, कभी उन्होंने सोनिया को गाइड नहीं किया। मैं राहुल और सोनिया का ख़ास तौर पे इसलिए नाम ले रही हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिन्हें मतलब गिफ्ट में सब कुछ मिल गया, इन्होंने कुछ नहीं किया अपने लिए। लेकिन अब अगर इन्हें कुछ मिला है तो ये सँभाल के तो रखें। लेकिन अब बहुत सारी दरारें दिख रही हैं। पहली मीटिंग में केजरीवाल रूठ के चले आए थे, दूसरी मीटिंग में लालू और नीतीश रूठ के चले आए थे। अब तीसरी मीटिंग होने वाली है, तो मुझे लगता है कि ये नंबर थोड़ा-सा और बड़ा हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि जहाँ विपक्ष ऐसा होता है, घमंडिया समूह जैसा, वहाँ पर तो फिर मोदी और अमित शाह की बल्ले-बल्ले होनी है। बताइए गलत तो नहीं कह रही मैं? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि अब अब बहुत हो गया। विपक्ष को थोड़ी तो समझदारी करनी पड़ेगी ना, नहीं तो मोदी और अमित शाह बड़े आराम से पहले से भी ज़्यादा सीटें जीतेंगे और ये दिख रहा है। आप क्या कहते हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। आज वीकेंड है, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ एन्जॉय कीजिए और मेरा चैनल देखिए। जय हिंद, जय भारत।